अब हम चलें इसका महत्व समझाने। तो चलिए इसका महत्व भी समझ लेते हैं कि आज के युग में इस फिलॉसफी का महत्व है क्या सचमुच। और देखिए, भले हम अपने घर में पड़ी हुई वस्तु का अनादर करें, लेकिन उसका अपने आप में मूल्य क्या है ये समझने की कोशिश तो हमें कर ही लेनी चाहिए। आज फिलॉसफी पढ़ के हमारे बच्चे कहीं अपना स्कोप नहीं देख पा रहे हैं, कहाँ रोजगार पाएंगे। लेकिन ये विषय कितना जरूरी है, आज के युग में कितना जरूरी है, इन विज्ञान के विभिन्न शास्त्रों में इसकी क्या स्थिति है, जरा इसको देख लिया जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं देखना कि ये दर्शन शास्त्र है क्या। अब दर्शन शास्त्र की पोजीशन कहाँ बन रही है। तो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि आप जितने भी विज्ञान हैं, चाहे संकीर्ण अर्थ में नेचुरल साइंस ले लीजिए और चाहे व्यापक अर्थ में शास्त्र ले लीजिए, जितने विज्ञान हैं उन सब की आधारशिला दर्शन शास्त्र प्रोवाइड करता है, फिलॉसफी प्रोवाइड करता है। पूछिए कैसे, तो मैं बताता हूं कैसे। देखिए, जितने नेचुरल साइंस को हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के मन में, हमारे तथाकथित पढ़े लिखे लोगों के मन में विज्ञान ही विज्ञान है। मैं अपनी एक व्यक्तिगत बात बताऊं तो मेरे एक रिश्तेदार थे, ये बनारस में, कहना नहीं चाहिए वो किस विभाग में थे, नामोच्चारण नहीं करना चाहिए, वो इंजीनियर थे। तो ऐसे ही कभी उनसे मेरी मुलाकात हुई, जब वो जाने कि मैं फिलॉसफी पढ़ता हूँ तो मुँह बनाए, ओ तुम फिलॉसफी पढ़ते हो, ये कौन पढ़ाई की भाई। अरे तब हम कहे तब हम क्या पढ़ते, तो बोले कि विज्ञान पढ़ो, मैथ पढ़ो। मेरे इस व्यक्तिगत आलाप में कोई अहंकार न साबित हो और किसी विषय की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, ये मत लगे, लेकिन बात जो हुई वो बता दूँ। वो ये हुई, मैंने कहा कि अच्छा, जिस विज्ञान को आप कह रहे हो कि वो निश्चित निष्कर्ष देता है इसलिए मुझे वो पढ़ना चाहिए, फिलॉसफी निश्चित निष्कर्ष नहीं देता इसलिए वो नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपने हाइजेनबर्ग का नाम सुना है क्या? तो इंजीनियर थे, हाइजेनबर्ग को नहीं जानते थे। तो मैंने बताया कि हाइजेनबर्ग ने, जब आप माइन्यूट फिजिक्स के स्तर पे उतरोगे ना, तो वहाँ आपका विज्ञान यही भौतिक शास्त्र अनिश्चित निष्कर्ष देने लगता है। परमाणु के स्तर पर यही फिजिक्स जो है अनसर्टेन निष्कर्ष देने लगती है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत ही है लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत। ऐसे मैथ को ले लीजिए, मैथ व्यवहार जीवन में प्रयोग हो जाती है अलग बात है, लेकिन वो एकदम सैद्धांतिक ज्ञान है, हमारे विचार के नियमों के आधार पर वो बना हुआ शास्त्र है। कभी कभी व्यवहार गणित में फेल हो जाती है। जैसे हम बचपन में सवाल लगाते थे कि एक दीवार को 10 आदमी 10 दिन में बनाते हैं, आदमी बढ़ा दो तो बनने की अवधि कम हो जाएगी। आप पूरी भारत की जनसंख्या लगा दो तो क्या वो दीवार देखते देखते बन जाएगी? ऐसा तो नहीं है। तो हर जगह एग्जैक्ट वैसे ही कोई शास्त्र लागू हर जगह हर अवस्था में नहीं होता। ठीक वैसे ही नहीं होता कि ज्ञान के हर शाखा का अपना अपना एक प्रणाली होता है अध्ययन। अब उस अध्ययन की प्रणाली से आप दूसरे विषय में घुस जाओ अध्ययन करने, इसमें भी हम वही प्रणाली लगाएंगे तो प्रणाली वहां नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको लीटर का एक नपना मिल जाए, लीटर, अब उस लीटर से आप लकड़ी नापने लगो, उस लीटर से आप कपड़ा नापने लगो, नहीं नाप पाओगे, उसके लिए अलग नपना होगा। ऐसे ही जितने ज्ञान के ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, उनके अध्ययन की अपनी अपनी प्रणाली है, उस प्रणाली में ही उसकी सीमितता है। तो मैं आपको बताऊं कि नेचुरल साइंस की ये सीमितता है कि ये भले कहे कि हम निरपेक्ष होकर के अध्ययन करते हैं चीजों को और उसको प्रमाणों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, फैक्चुअलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि 3 ऐसी स्वयं सिद्धियां कम से कम हैं जिन्हें स्वयं सिद्ध मान के, बिना उसको प्रमाणित किए, बिना उसको अलग से सिद्ध किए, विज्ञान मान के तब आगे कदम बढ़ाता है। उन 3 स्वयं सिद्धियों को खुद चेक करने की कोशिश विज्ञान नहीं करता, और जब करता है तो डगमगा जाती है, वो आधारशिला खिसक जाती है। ऐसी प्रथम स्वयं सिद्धि है कारणता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉजलिटी। विज्ञान जो है कार्य कारण नियमों पर आधारित होकर काम करता है। यदि कोई घटना है तो उसका कोई कारण होगा। दूसरी स्वयं सिद्धि है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, देश और काल की अवधारणा। एक देश है, एक काल का कॉन्सेप्ट है,
उसी में वस्तुएं हैं, उसी में जगत है। बाह्य जगत जो कहीं हमें दिख रहा है, कोई वस्तु दिख रही है, वो कहीं है, किसी काल में है, किसी स्थान में है। तो स्थान का होना और समय का होना, ये वो पूर्व मान्यता है जिसे माने बिना विज्ञान आगे नहीं बढ़ पाता। कभी आइंस्टाइन ने देश के 3 आयाम बताए थे और काल को एक आयाम अलग बताया था। काल अलग एंटिटी है, देश अलग एंटिटी है। देश चारों तरफ फैला है, देश 3 आयामों में फैला हुआ है। एक आयामी वस्तुएं संसार में होती है, 2 आयामी वस्तुएं होती है, 3 आयामी वस्तुएं होती हैं, और काल को एक आयामी बताया गया जो पूरे देश पर गुजर रहा है। न्यूटन ने ये सिद्धांत। आइंस्टाइन आए तो आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, देश और काल अलग एंटिटी नहीं है, एक ही है। और उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है 4 डायमेंशनल स्पेसियो टाइम कॉन्सेप्ट। बड़ी मजे की बात है, ये प्रकारांतर हो जाएगी कि 4 डायमेंशनल स्पेसियो टाइम कॉन्सेप्ट हमें गीता में मिलता है। जब भगवान दिखाते हैं अपने व्यापक रूप में अपने शरीर में समूचा चराचर जगत, कहते हैं इहैकस्थं जगत कृष्णं पश्चात् सचराचरं मम देहे गुणाके सच्चा न द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, मेरे शरीर में समूचे चराचर जगत को इकट्ठा देख लो। तो दिखा रहे हैं स्पेस और बता क्या रहे हैं कि आई एम टाइम, दिस इज टाइम। ये स्पेस अलग कुछ अस्तित्व नहीं है, काल ही हूं, कालोस्मि, मैं काल हूं, आई एम टाइम। इस तरह से तादात्म्यकरण है यहाँ देश का काल का, भारतीय कॉन्सेप्ट में है। आइंस्टाइन ने बताया कि देश और काल अलग अलग अस्तित्व नहीं है, एक ही 4 आयाम है इसके। 4 डायमेंशनल स्पेसियो टाइम कॉन्सेप्ट। साइंस वाले इसको बेहतर जानते हैं, मेरा विषय साइंस नहीं है, मैं इसका जिक्र करके आगे बढ़ता हूँ। जिक्र यही कि बिना देश और काल की अवधारणा माने विज्ञान आगे काम नहीं कर सकता। यह तो फिलॉसफी है जो देखेगी कि सचमुच देश है क्या, सचमुच काल है क्या। वो तो कांट दुनिया को बताएंगे कि ये देश और काल मेरे देखने के प्रीसेप्ट्स हैं, मेरे देखने के आंख के चश्मे हैं, बिना इनके मैं देख ही नहीं सकता। ये वस्तुतः है कि नहीं है, नहीं कहा जा सकता। ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। देश काल हिला देते हैं दीवार को कांट, देश और काल। अच्छा सोचिए, ये जो पूर्व मान्यताएं हैं विज्ञान की तीनों, एक पहले बताया कारणता का सिद्धांत। इस कारणता के सिद्धांत को कई दार्शनिकों ने टेस्ट किया, वैज्ञानिकों ने नहीं टेस्ट किया, दार्शनिकों ने किया और बताया कि कारणता सिद्धांत तो ठहर ही नहीं सकता। अब सोचो जरा, जब कारणता सिद्धांत ठहर ही नहीं सकता तो उसी आधार पे पैर रख करके विज्ञान आगे अपना महल बना रहा है, उसी आधारशिला पे वो डगमगा के गिर नहीं जाएगा। और देश और काल अगर वस्तु जगत की सत्ता ना हो, वास्तविक ना हो, मानसिक कॉन्सेप्ट्स हो या हमारे प्रीसेप्ट्स हो, तब भी विज्ञानों का खोजा हुआ जो ये सब विशाल वैभव साम्राज्य है, उसका क्या होगा। एक बात और बताऊं, काजल रिलेशन, कारणता सिद्धांत को सबसे पहले फिजिक्स ने ही कंडम किया था, माइन्यूट फिजिक्स के स्तर पे कंडम क्या किया था। ये सिद्धांत वहां काम नहीं करता। जैसे न्यूट्रॉन के आगे, न्यूट्रॉन के चारों तरफ कुछ प्रोटॉन सजे होते हैं जो एटम की आंतरिक संरचना होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एकाएक अपनी दिशा बदल देते हैं, परिक्रमा मार्ग बदल देते हैं, कभी दीर्घ वृत्त में घूमते हैं, कभी वृत्त में घूमते हैं और एकाएक अपना दिशा बदल देते हैं, अकारण, उसका कोई कारण नहीं है। तो माइन्यूट फिजिक्स पे जाकर के कारणता नियम फेल हो जाता है, काम नहीं करता, पूरी व्याख्या नहीं कर पाता। ऐसे ही हमारे ह्यूमन बिहेवियर के विज्ञान में कारणता नियम काम नहीं करता, यहाँ एक दूसरा नियम काम करने लगता है कुछ कुछ फेनोमेना में। उसको कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, परस्पर निर्भरता का सिद्धांत। क और ख में न कोई कारण है न कार्य है, दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। तो हमने देखा कि जिन पूर्व मान्यताओं पर दर्शन विज्ञान उसको आधारशिला मान के उस पर खड़ा होकर के कदम आगे बढ़ाता है, दर्शन शास्त्र उन्हीं की पर्यालोचना करके उनकी सच्चाई बताता है। तीसरा जो पूर्व मान्यता है जिस पर सारे विज्ञान टिके हुए हैं, उसकी भी चर्चा कर लूं, वो है जगत की बाह्यार्थता। विज्ञान ये मान के चलते हैं कि संसार मेरे मन के बाहर है,
ये चीज वो चीज जो जहां दिख रही हो वहां है, बिना ये माने वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाएगा। तो जगत की बाह्यार्थता, इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की जो ऑब्जेक्टिविटी है, माने विश्व जगत जो है वो मेरे से, मेरे मन पर नहीं, मेरे से बाहर है। इट इज फिलॉसफी जो इस पचड़े में पढ़ के बताता है संसार को कि ये भाई ऐसे कह के मत काम चलाओ, इसके अंदर घुसो, तुम्हें मिलेगा कि ये तो जगत मानसिक है, मेरे मन का प्रक्षेप है, मैं जैसा चाहता हूं दुनिया वैसी हो जाती है। ये पूर्णतः वास्तविक माने बाह्यार्थ नहीं है संसार। संसार कुछ बाह्यार्थ होगा तो कुछ मेरे मन का विक्षेप होगा, प्रक्षेप होगा, प्रोजेक्शन होगा।